सुकन्या बहुत ही पुराने ख्यालातों की औरत थी जो कि बेलापुर गांव में रहा करती थी। वो अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहा करती थी और उसके दोनों ही बेटे जवान थे और उनकी बहुत जल्दी शादी भी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सुकन्या अपनी बेटी के साथ बैठकर बात करती है। मैं अपने दोनों बेटों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। मैंने अपने ही गांव की 2 लड़कियों को अपने बेटों के लिए चुन लिया है। माँ, कुछ दिन में भैया घर आ जाएंगे, उसके बाद दोनों भाभियों को आप उनसे मिलवा देना। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर आप उनकी शादी करवा देना, पर अगर वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो फिर मत करवाना। ये गांव है नेहा, तू क्यों भूल जाती है? अगर मैंने लड़कियों को पसंद कर लिया है तो तेरे भाइयों को लड़कियां पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेटों के लिए उनकी माँ की पसंद ही मायने रखती है। वैसे भी गांव के रीति रिवाज ऐसे ही होते हैं। अगर बच्चों के माँ बाप को लड़का या लड़की पसंद आ जाते हैं तो उनके बच्चों को उनसे ही शादी करनी पड़ती है। और हाँ, तेरे लिए भी लड़का मैं ही ढूंढूंगी और तुझे उसी से शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूंगी, समझी? नेहा ये बात सुनती है तो उसका मुंह उतर जाता है। अब सुकन्या अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों को देखकर उन्हें पसंद कर लेती है और रिश्ता भी पक्का कर देती है और 10 दिन बाद की शादी की डेट भी निकाल देती है। वहीं कुछ ही दिनों में सुकन्या के दोनों बेटे राहुल और राजीव शहर से गांव आते हैं, लेकिन सुकन्या जैसे ही उन्हें देखती है तो हैरान रह जाती है। राहुल, राजीव, ये जीन्स टॉप में लड़की कौन है? तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई है क्या? नहीं माँ, ये मेरी भाभी है, यानी कि आपके घर की बड़ी बहू है। राजीव भैया ने इनसे शहर में कोर्ट मैरिज कर लिया। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो माँ के फैसले के खिलाफ जाए। नहीं माँ, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपनी पसंद और अपने तरीके से राहुल की शादी करवा सकती हैं। मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। अब निधि सुकन्या के पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन सुकन्या अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, खबरदार, जो मेरे पैर छूने की कोशिश भी की तो मैं कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगी। तुम भले ही मेरे बड़े बेटे की पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी और न ही अपना आशीर्वाद तुम्हें दूंगी। अब कुछ ही दिनों में सुकन्या अपने बड़े बेटे राजीव का रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन राहुल की शादी की तैयारी खुशी खुशी करने लगती है। वो निधि और अपनी बेटी नेहा को लेकर शॉपिंग पर जाती है और अपने मन में कहती है, अब मैं शहरी लड़की को दिखाऊंगी कि गांव की शादी और शहर की शादी में क्या फर्क होता है। शहर की शादी में तो कागज पर साइन कर दिया और हो गई शादी, लेकिन गांव की शादी में रस्म और रिवाज होते हैं, खरीदारी होती है, परंपराएं होती हैं। पर ये शहरी लड़की ये सब क्या समझेगी? सुकन्या ने दुकानदार से कहा, मेरे छोटे बेटे की अरेंज मैरिज हो रही है। ऐसे कपड़े दिखाओ जिन्हें देखकर लोगों की आंखें निकल जाए, और हाँ, मेरी होने वाली बहू के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े दिखाना। माँ, जब आप छोटी भाभी के लिए कपड़े ले रही हैं तो बड़ी भाभी के लिए भी एक साड़ी ले लीजिए। किस खुशी में मैं इसके लिए साड़ी लूं? ये लव मैरिज करके इस घर में आई है और शहर की शादी की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई बात नहीं नेहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगी। मुझे और कपड़े नहीं चाहिए, अगर चाहिए होंगे तो मैं राजीव जी को बोल दूंगी। निधि की बात सुनकर सुकन्या मुंह टेढ़ा कर लेती है। दिन गुजरते हैं। अब सुकन्या के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। राहुल की हल्दी पर हर कोई राहुल को हल्दी लगा रहा था। तभी सुकन्या ने सभी पड़ोसन के आगे निधि को ताना देते हुए कहा, कितने बुरे नसीब है तुम्हारे निधि बहू। देखो, आज तुम अपने देवर की शादी देख रही हो और तुम्हारी शादी में तुम ये कर नहीं पाई। तुम्हारे सारे सपने टूट गए। न तुम्हारी हल्दी हुई, न मेहंदी, और न तुम दुल्हन बनी। डायरेक्ट ही पेपर पर साइन करके इस घर में आ गई। कोई बात नहीं सुकन्या बहन, अब बच्चों की जिद के आगे क्या किया जा सकता है। अब ये जैसी भी है आपकी बहू है। सुकन्या को लगा था पड़ोसन उसकी बहस में उसका साथ देंगी, लेकिन पड़ोसन ने भी निधि का अच्छा बर्ताव देखकर कुछ नहीं कहा, जिसके बाद निधि भी अपने देवर को हल्दी लगाती है। अगले दिन सब लोग मेहंदी लगा रहे थे और सुकन्या ने निधि से कहा, एक काम कर, बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, आज काम वाली ने आने से मना कर दिया तो तू सारे बर्तन साफ कर दे। माँ जी, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है, एक बार ये सूख जाए उसके बाद मैं सारे बर्तन खुद साफ कर दूंगी। जब तेरे हाथ पर तेरी खुद की शादी की मेहंदी नहीं लगी तो देवर की शादी पर मेहंदी लगाकर क्या ही कर लेगी। अब जा और बर्तन साफ कर दे, पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं है घर में। ये बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपने हाथ धोती है और बर्तन साफ कर देती है। यूं ही शादी का दिन आता है। शादी वाले दिन सुकन्या पूजा घर में पूजा कर रही थी, तभी वहां आग लग जाती है। तभी निधि उस आग में कूदकर सुकन्या को बचाती है और बाहर लेकर आती है। निधि बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अगर तू चाहती तो मुझे इसी आग में छोड़ सकती थी। माँ जी, भले ही मेरी शहर में लव मैरिज हुई हो या फिर गांव में अरेंज मैरिज, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकती हूँ। सुकन्या की नजर अब निधि के हाथों पर जाती है, जो कि उसे बचाते हुए बुरी तरह से झुलस गए थे। जिसके बाद अब राहुल की शादी की रात आती है और सुकन्या अपने समधी से कहती है,
भाई साहब, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपने बड़े बेटे और बहू के भी इस मंडप पर फेरे डलवाना चाहती हूँ। भले ही मेरी बड़ी बहू शहर से लव मैरिज करके आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गांव के रस्म रिवाज भी देखे। अगर आप चाहे तो मैं आपको इस शादी के खर्चे के आधे पैसे देने को तैयार हूँ। सुकन्या का ये प्यार देखकर अब निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे सच में आपका प्यार मिल गया। आपने मुझे अपना लिया। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बहू, तू भले ही शहर से लव मैरिज करके आई हो, लेकिन तुझ में भी गांव की अरेंज मैरिज वाली बहू के सारे गुण हैं। मेरी ही सोच तूने बदल कर रख दी। तू सच में बहुत अच्छी है। आज तक मैंने तेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। सुकन्या ये बोलकर अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद दुल्हन की सहेलियां निधि को ले जाती हैं, जिसके बाद उसे भी दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और सुकन्या की दोनों। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोचकर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहां क्या कर रही हो? चाय पी रही हूँ, मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ, ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बना कर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे?
हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूं। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में ना जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को, ऐसी हालत में इसे परेशान न कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना, अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।